हेलो स्टूडेंट, ये है क्लास 11th की हिंदी आरोह के अंतर्गत वे आँखें कविता, जो कि सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई थी। बीड़ा, पल्लव, गुंजन, चितंबरा, कला एवं बूढ़ा चाँद, इस प्रकार से इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आइए देखते हैं उनकी ये रचना वे आँखें, जिसमें एक किसान के प्रति उनकी जो दर्द भरी संवेदनाएं हैं, इसमें उकेरा गया है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से शोषित वर्ग किसानों के प्रति उन्होंने सहृदयता दिखाई है, और स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद भी किसान शोषित होता रहा है, ऐसी स्थिति को इसमें उकेरा गया है। स्वतंत्रता के पूर्व जो है, जैसे अस्थाई बंदोबस्त के तहत, यानी कि इस्तमरारी बंदोबस्त जिसको कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो चलाया गया था, उसमें भी किसान शोषित हुए। फिर रैयतवाड़ी प्रथा आई, महालवाड़ी प्रथा आई, इस सब प्रथाओं के अंतर्गत किसानों को शोषित किया गया। उन्हें उनकी मेहनत का जो संतोषपूर्ण प्रतिफल होता है वो नहीं प्राप्त हो पाता था। यही स्थिति जो है स्वतंत्रता के पश्चात भी रही। तत्कालीन सरकार के द्वारा किसानों की दशा पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया, ऐसी ही बात को इसमें लेखक ने चित्रित किया है। तो आइए देखते हैं किसानों की मनोदशा को दर्शाती हुई ये रचना। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरो रोदन। अंधकार की गुहा सरीखी अर्थात किसान की आँखों में अगर देखा जाए, कभी कहते हैं सुमित्रानंदन पंत जी, किसान की आँखों में अगर देखा जाए तो किसान की आँखें गुफा के समान, अंधेरी गुफा के समान दिखलाई पड़ती हैं। उन आँखों से डरता है मन, और ऐसी अंधेरी गुफा को, ऐसे अंधेरी गुफा के समान आँखों को देख करके कोई भी भयभीत हो जाता है, मन जो है डर जाता है। अर्थात ऐसी धंसीली आँखें हैं, दुख से ऐसी आँखें उसकी धंस गई हैं, गहरी हो गई हैं, गुफा के समान अंधकार युक्त हो गई हैं किसान की आँखें। ऐसी आँखों को देख करके मन जो है भयभीत हो जाता है। भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरो रोदन, और उस किसान के अंतरात्मा में कठोर दुख भरा हुआ है, उसमें दैन्यता भरी हुई है, दुख भरा हुआ है, और उसमें नीरो रोदन अर्थात उसमें शून्य रोदन भरा हुआ है, अर्थात एकांत रोदन भरा हुआ है। वो एकांत रूप से वो अकेला ही रुदन करता रहता है, अर्थात उसके रोने में कोई भी किसी भी प्रकार की सहभागिता नहीं दिखलाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर देखा, गुहा शरीखी, गुफा के समान, शरीखी का मतलब समान, गुहा गुफा, दारुण कठोर कठिन, दैन्य दुख दीनता भरा दुख, नीरो शांत एकांत जिसको एलोन बोलते हैं, रोदन रुदन, इस प्रकार से इसकी मीनिंग है। नेक्स्ट, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। उस किसान की स्थिति के बारे में बता रहे हैं पंत जी। कभी वो किसान जो इस समय परिस्थिति का मारा है, कभी वो किसान स्वाधीन था, अर्थात उसके ऊपर किसी भी प्रकार का, किसी भी जमींदार का अधिकार नहीं था। वो स्वतंत्र था अपना कार्य करने के लिए। अभिमान भरा आँखों में इसका, और उसकी आँखों में स्वाभिमान था। छोड़ उसे मझधार आज
संसार कगार सजिश वह किसका। लेकिन अब उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई है, वो परिस्थिति का इस प्रकार से मारा हो गया है कि उसे लोग मझधार में छोड़ दिए हैं। मझधार का मतलब समस्याओं के बीच में उसको छोड़ दिया है। आज उसे सब लोग समस्याओं के बीच में छोड़ दिए हैं और सांसारिक लोग जितने हैं, कगार सदृश वह किसका, जितने भी लोग हैं, पड़ोसी हैं, ग्रामीण लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, कगार के समान वहाँ से खिसका मतलब हट गए हैं, पृथक हो गए हैं, दूर हो गए हैं। जिस प्रकार से कगार होता है, कगार का मतलब तट होता है, किनारा होता है। किसी नदी का जो किनारा होता है वो मझधार से दूर होता है, तो मझधार में किसान को छोड़ दिया गया है। और जितने भी अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उस किसान की दयनीय स्थिति में उसका साथ जो है छोड़ दिए हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उनके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। फिर किसान के अच्छी स्थिति, उसकी संपन्नता के बारे में इसमें भी वर्णित किया गया है। लहराते थे खेत दृगों में, अर्थात वो कभी चिंतन मनन करता है कि उसके आँखों में उसके लहलहाते हुए खेत की आभा चमक उठती है। उसकी कल्पना में ये बात आती है कि उसके जो खेत थे कभी लहलहाया करते थे, हरे भरे खेत थे, वो उसके आँखों में अभी भी जो है, स्मृति में अभी भी जो है चमकते हुए दिखलाई पड़ते हैं। वह बेदखल वह अब जिनसे, लेकिन अब उन खेत बाड़ियों से अब वो बेदखल हो गया, अर्थात उसका अधिकार जो है छिन गया। बेदखल अधिकार छिन गया है उसका। अब ऐसे अपने खेतों से, क्षेत्रों से, उसका खेती बाड़ी से अब उसका अधिकार छिन गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, और उनके खेतों की जो तिनके तिनके थे, तिनके तिनके की जो हरियाली थी, उसको देख करके वो अपने जीवन में जो है खुशियाँ बटोर लिया करता था। उसका जीवन जो है प्रसन्नचित प्रफुल्लित रहा करता था। उसके जीवन की जो हरियाली थी उसको देख करके, अपने खेतों की जो हरे भरे फसलें थी उसको देख करके वह बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित और प्रसन्नचित हो जाया करता था। तृण तृण तिनका, एक एक तिनके की हरियाली को देख करके अपने जीवन में वह प्रसन्न रहा करता था। आगे, आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। नेक्स्ट आगे बताया जा रहा है उस किसान के ऊपर क्या विपदा आई। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। आँखों का तारा यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये एक प्रकार का मुहावरा है। आँखों का तारा होना, अधिक प्यारा होना। अब उसके नेत्रों में, अब उसका जो अकेला एक ही पुत्र था, उसका प्यारा अनोखा पुत्र था, उसका प्रिय पुत्र था, उसकी आँखों में हमेशा जो है, उसकी आँखों में हमेशा जो है वह दृश्य घूमा करता है, वो दृश्य बना करता है। वो पुत्र जो कि जमींदारों के नौकरों की लाठी से मार दिया गया, युवावस्था में ही उसको जो है जमींदारों के नौकरों के द्वारा मार दिया गया था। ऐसे पुत्र को जब वो सोचता है, उसे स्मरण करता है, तो उसके आँखों में वो दृश्य आज भी याद दिलाते हैं उसे, और उसके हृदय को जो है झकझोर दिया करते हैं। तो यहाँ पे कारकुनों का मतलब होता है जमींदार के जो नौकर होते हैं, जमींदार के जो कर्मचारी होते हैं, दास होते हैं, उनको कारकुन बोलते हैं। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। उसका जो युवावस्था में पुत्र था, वो पुत्र युवावस्था में ही मार दिया गया। किसके द्वारा? जमींदार के नौकरों के द्वारा वह जो है मार दिया गया। इस प्रकार से अनेक अनेक यातनाएं जो है किसान जो है कष्ट सह रहा है, अनेक यातनाएं प्राप्त कर रहा है। उसका परिवार भी उसके साथ जो है कष्ट प्राप्त कर रहा है। तो नेक्स्ट, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई वरदों की जोड़ी। बिका दिया घर द्वार, अर्थात कर्ज में इतना डूब चुका था वो किसान कि उसका घर द्वार सब कुछ जो है बिक गया।
अब कुछ भी उसकी संपत्ति अब बची नहीं रही शेष। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। अब जो साहूकार है, महाजन है, जो उसने कर्जा लिया हुआ था किसान ने, अब साहूकार या महाजन अब ब्याज इतना बढ़ा दिया है, उसका ब्याज का एक पैसा भी नहीं छोड़ रहा है। और स्थिति किसान की अब ऐसी हो रही है कि उसकी आंखों में कष्ट ही कष्ट दिखलाई पड़ता है। कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। ऐसी परिस्थिति में उसका जो पालतू पशु था, जिससे वो खेती किया करता था, उसके पास जो बैलों की जो जोड़ी थी, 2 जोड़ी बैल थे, उसके पास जो बैल थे वो भी कुर्क हो गए, वो भी नीलाम हो गए, वो भी उसके हाथ से चले गए। अब उसकी भी संपत्ति वो नहीं रहे जिसकी वो देखभाल किया करता था, जिसके द्वारा वो अपने फसलों को उगाता था, खेती बाड़ी करता था। अब वो बैल भी उसके नहीं रहे। आपने देखा उसका पुत्र भी नहीं रहा, उसका पुत्र युवावस्था में मारा गया, उसके बैल भी चले गए। अब अगली स्टैंजा को देखें। उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी, उजरी का मतलब यहाँ पे उजरी उजली, यहाँ पे तत्सम शब्द उजली। उजली क्या है? उसकी एक गाय। एक कहानी के तौर पर इसको जो है पंत जी ने उकेरा है, बताया है, चित्रित किया है। तो कहानी के माध्यम से जो है किसान की दशा को चित्रित करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, अर्थात उसके पास एक उजली नाम की गाय थी, वो किसी अन्य व्यक्ति को अपना दूध दुहने के लिए अपने निकट नहीं आने देती थी। इस प्रकार से अपने मालिक के प्रति, अपने स्वामी के प्रति उस उजली नामक गाय का इतना प्रेम था कि वह अन्य किसी को अपने पास, अपने निकट में दूध दुहने के लिए आने नहीं देती थी। आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उसकी जो सुख भरी खेती थी, लहलहाते खेत थे, हरियाली भरे जो खेत थे, अब उसकी आँखों के सामने चक्कर काटा करते हैं। अब केवल कल्पना मात्र ही बचे हुए हैं, अर्थात वो लहलहाते खेत अब उसके नहीं हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वरक चली, आँखें आती भर देख रेख के, बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बिना दवा दर्पण के घरनी, अर्थात बिना किसी दवा के, बिना औषधि के, बिना देखभाल के उसकी जो पत्नी थी, घरनी गृहिणी, उसकी जो पत्नी थी वो जो है स्वर्ग चली गई, अर्थात उसका स्वर्गवास हो गया। और आँखें आती भर, ऐसे दृश्य को जब वो सोच लेता है तो उसकी आँखें जो हैं भर आती हैं, उसकी आत्मा जो है भाव विभोर हो जाता है, अर्थात वो बहुत ही ज़्यादा दुखित हो जाया करता है। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर, अर्थात बिना किसी देखभाल के उसकी जो दूधमुही पुत्री थी और जो नवजात शिशु के रूप में जन्मी हुई थी, वो भी जो है बिना देख रेख के और पोषित आहार के बिना कुपोषण का शिकार हो गई वो, और वो भी बहुत शीघ्रता से मर गई, खत्म हो गई। इस प्रकार से उसके पास अनेकों अनेक समस्याएं क्रमशः आती रहीं। तो आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपति घातिन, पकड़ मगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। घर में विधवा रही पतोहू, अब उसके घर पर एक विधवा उसकी पुत्रवधू ही रह रही है। पतोहू का मतलब पुत्रवधू। पतोहू क्या है? तद्भव है, देशज शब्द है, और पुत्रवधू तत्सम शब्द है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपति घातिन, अर्थात उसके परिवार के लोगों के द्वारा उसको लक्ष्मी की उपाधि मिली हुई थी, अर्थात वो घर के कामकाज में इतना मन लगा करके घर का कामकाज करती थी और घर को बढ़ाने के लिए तत्पर रहा करती थी। ऐसी तमाम बातों से उसके घर वाले उसको लक्ष्मी कह करके संबोधित करते थे। लेकिन ग्रामीण लोग थे, अगल बगल के लोग थे, अन्य लोग जो थे, उसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसको क्या कहने लगे? यद्यपति घातिन, उसे पति को मारने वाली कहने लगे, अर्थात पति की मृत्यु की वजह उसे ही मानने लगे। पकड़ मगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन।
तो ऐसी बात से जो है इसका आरोप लगा उसके ऊपर, उस पुत्रवधू के ऊपर, उस किसान की पतोहू पुत्रवधू के ऊपर कोतवाल ने आरोप लगाया कि उसी के द्वारा जो है, उसी की वजह से जो है उसके पुत्र की मृत्यु हुई है। इस प्रकार से कोतवाल ने उसको जो है थाने बुलवाया और उसका शोषण किया। इस प्रकार से वो जो है अपमानित होकर के जो है कुएं में जा कर के डूब करके अपनी आत्महत्या कर ली, डूब गई और मर गई। नेक्स्ट, खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। किसान आगे चिंतन मनन कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, जिस प्रकार से पैर की जूती होती है और वो फट जाती है, बेकार हो जाती है, तो उसको बदल दिया जाता है, परिवर्तित कर दी जाती है। उसी प्रकार से जोरू, जोरू का मतलब पत्नी, गृहिणी को भी यहाँ पर बदलने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर इस किसान की संकुचित मानसिकता को दर्शाया गया है, संकीर्ण मानसिकता को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से तो ना सही एक दूसरी आती, तो ऐसी स्थिति में अगर पैर की जूती फट गई है तो दूसरी पैर की जूती जो है मंगाई जा सकती है। उसी प्रकार से किसान कह रहा है ऐसी स्थिति में जब पत्नी उसकी खत्म हो गई, दूसरी पत्नी जो है वह आ जाएगी। तो इस प्रकार से वह कह रहा है, लेकिन ये जो सोच है उसकी विचारधारा है, संकीर्ण विचारधारा के अंतर्गत आएगी, संकुचित विचारधारा इसकी मानी जाएगी। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, लेकिन जब वो अपनी युवा अवस्था वाले उस पुत्र के बारे में सोचता है तो उसकी छाती फटने लगती है, उसका हृदय चित्कारने लगता है, वो बहुत ही द्रवित हो जाता है, बहुत ही दुखित हो जाया करता है। फिर आगे देखते हैं, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितमन तीखी नोक सदिश बन जाती। तो अभी आपने देखा इस प्रकार से वो जगह जगह पर क्रमशः उसको जो है शोषित किया गया, उसका अपमान किया गया है, उसके ऊपर नाना प्रकार के आरोप भी लगाए गए हैं। तो 3 लोगों ने जो है उस पर आरोप लगाया है और उसका शोषण किया है। पहला वो तो जमींदार, और दूसरा साहूकार, और तीसरा वो कोतवाल। तो तीनों जो है धनिक वर्ग ने, उच्च वर्ग ने इसके ऊपर अत्याचार किया, अन्याय किया और वह इसको सहता रहा। इसके पारिवारिक लोगों में आप लोगों ने देखा किसान, और उसकी सबसे पहले उसकी छोटी पुत्री का देहांत हो गया, उसका पुत्र मरा, उसकी पत्नी मरी और अंततः उसकी पुत्रवधू भी आत्महत्या करके वो भी मर गई। तो इस प्रकार से उसका चतुर्दिक देख रहे हैं, चारों तरफ से जो है उसको जो है कष्ट ही कष्ट प्राप्त हो रहा है। तो पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक कहलाती, लेकिन पहले का जब अतीत अपना याद करता है, पास्ट अपना याद करता है, बीता हुआ समय जब किसान अपना याद करता है तो उसकी आँखों में वो याद करके उसकी आँखों में चमक आ जाती है, उसकी आँखें जो हैं प्रसन्नता से भर जाती हैं। लेकिन तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती, लेकिन जब वह अपनी तात्कालिक स्थिति के बारे में सोचने लगता है, वर्तमान स्थिति के बारे में जब वह सोचता है तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, व्याकुल हो जाता है, व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसका जीवन जो है तीखी नोक के समान लगने लगता है, कड़वा लगने लगता है। इस प्रकार से आपने एक किसान की मनोदशा, उसके जीवन दशा को आपने देखा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।